हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सूर्या स्टडी। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिवर्तित होता है वह क्या कहलाता है। दोस्तों, वह कहलाता है गलनांक। इसका उत्तर होगा बी वाला। इसका उत्तर बी वाला होगा, वह गलनांक कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न दूसरा, ऊर्ध्वपातन पदार्थ है, इसमें कौन सा पदार्थ है जो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। वो ऊर्ध्वपातन के श्रेणी में आ जाते हैं। तो दोस्तों, वह तत्व है, इनमें से सभी होंगे दोस्तों। इसका उत्तर होगा डी वाला, कपूर, नेपथिलीन, अमोनिया क्लोराइड, ये तीनों ऊर्ध्वपातन के श्रेणी में आ जाएंगे। किस ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले ही सीधे वाष्प में परिवर्तित कहलाता है, वह क्या कहलाता है। जैसे दोस्त, यदि कोई ठोस पदार्थ हो, जिसे मान लेते हैं हम कपूर दोस्तों ऐसा ही ठोस पदार्थ है जो बिना द्रव में बदले ही सीधे वाष्प में बदल जाता है, तो उसे क्या कहेंगे। तो दोस्तों, वह कहलाता है ऊर्ध्वपातन। पिछले क्वेश्चन में हमने उसका देखा था, यहाँ पर कपूर था। निम्नतापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है। तो दोस्तों, निम्नतापी परीक्षण जो किया जाता है वो -196 डिग्री 196 डिग्री पे किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न, निम्नतापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। निम्नतापी इंजनों का प्रयोग जो होता है वो रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। इसका आंसर होगा बी वाला। हमारा अगला प्रश्न, मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है, क्योंकि पानी का व्यवहार इसलिए किया जाता है, मतलब उसमें पानी का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि जो पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है वो अधिक होती है। इसका उत्तर होगा बी वाला। निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। तो दोस्तों, इसमें से जो विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है वो सर्वोच्च जल का ही होता है। इसका उत्तर होगा डी वाला। अगला प्रश्न, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा क्या कहलाता है। तो दोस्तों, वो कहलाता है विशिष्ट ऊष्मा। इसका उत्तर होगा ए। किस विधि में ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारें पर कलई की जाती है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा विकिरण। इसका आंसर होगा ए। थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा की हानि को रोका जा सकता है। किसके द्वारा रोका जा सकता है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा डी। ये सभी अर्थात संवहन के द्वारा भी रोका जा सकता है, विकिरण और चालन से भी थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा की हानि को रोका जा सकता है। प्रश्न संख्या 11, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा पंबन द्वीप। बी, भारत की मुख्य भूमि, जैसे कि ये भारत का ये नक्शा हो जाता है। भारत का जब ये नक्शा हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ से एक निकलता है और यहाँ पर आता है एक पंबन द्वीप करके। यहीं पे एक छोटा सा द्वीप है पंबन द्वीप। यहीं पे स्वामी विवेकानंद ने अपनी समाधि बैठाई थी और वहाँ पे साधना किए थे। और इसी के बाद ऐसे आएंगे तो श्रीलंका ऐसे ऐसे पड़ता है। अगला प्रश्न, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, भारत का अत्यंत दक्षिणतम पॉइंट होता है वो अंडमान निकोबार में। इसका आंसर होगा डी वाला।
क्योंकि जो भारत का ये ऐसे नक्शा होता है, उसके बाद यहाँ सब समुद्र होता है, ये सब समुद्र से घिरा होता है और यहाँ से ऐसे करके छोटे छोटे द्वीप बने थे। ऊपर का अंडमान हो जाता है और नीचे का जो ऐसे बना होता है ये। तो दोस्तों हमारा 12वां प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो दक्षिणा पॉइंट है वो स्थित है अंडमान निकोबार में। इसका आंसर होगा डी वाला। जैसे भारत का ऐसे नक्शा हो जाता है तो ऐसे सब एरिया जो ऐसे समुद्र से घिरे होते हैं और यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप बने होते हैं। यहाँ पर ऐसे अंडमान निकोबार हो जाता है और यहाँ पर अंडमान ये ऊपर वाला, निकोबार द्वीप समूह नीचे वाला। तो यही होता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न, भारतीय भूमि का सर्वाधिक ऊपरी भाग। तो दोस्तों सर्वाधिक ऊपरी भाग होता है जो वो इंदिरा कोल होता है। ये इंदिरा कोल भारत का सबसे ऊपरी भाग होता है। दोस्तों ये भ्रम में मत रहिएगा कि जो इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कोल है वो भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर है। ये दोस्तों ये गलत है, ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर नहीं है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम। तो दोस्तों इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम इसमें नहीं है और इसका आंसर होगा डी वाला। भारत के दक्षिण में स्थित दूरस्थ स्थल। तो दोस्तों क्वेश्चन वही है, इसमें घुमाकर पूछा गया है। तो दोस्तों सबसे दक्षिण में यही होगा, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल होगा इंदिरा पॉइंट। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण नोक। तो दोस्तों भारत की मुख्य भूमि मतलब कि अब ऐसे हो जाएगा, मुख्य भूमि मतलब बस ऐसे होगा दोस्तों। और इसके बारे में पूछा है, मुख्य भूमि संपूर्ण कहेगा तब इसको हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह को लेंगे, लेकिन केवल मुख्य भूमि बोला है तो हम लोग बस इसको लेंगे और इसका ना होगा केप कैमरीन। इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। 17वां प्रश्न, भारत का वह राज्य जो कर्क रेखा से होकर गुजरता है। तो दोस्तों भारत का वह राज्य जो कर्क रेखा से होकर गुजरता है वो होगा झारखंड, झारखंड होगा। इसका आंसर होगा डी वाला। और इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है दोस्तों, मित्र पर गमछा झार। मित्र वर गमछा झार, ये ट्रिक की मदद से आप इस कर्क रेखा वाले जो राज्य हैं इनको आसानी से याद कर सकते हैं। इसकी मदद से हम कई क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? दोस्तों वह राज्य होगा उड़ीसा। मित्रों और गमछा झार में दोस्तों ये ट्रिक, इस ट्रिक में उड़ीसा का कहीं नाम ही नहीं आएगा। इस ट्रिक को हम आपको लास्ट में ये लिखवा दे देंगे और आप उसे अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा, जिसकी मदद से आप कई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरता है? दोस्तों 8 राज्यों से होकर गुजरता है। इसका आंसर होगा डी वाला। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो दोस्तों वह अक्षांश रेखा होगी कर्क रेखा, भारत के बीचों बीच और मध्य से होकर गुजरती है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आप अपने एनटीपीसी ग्रुप डी वाले एग्ज़ाम देने वाले सभी दोस्तों के साथ, इन दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों हम अपने चैनल पर जल्द ही वो क्वेश्चन लाने वाले हैं जो पिछले कुछ दिनों में एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और उन सारे क्वेश्चनों को पाने के लिए दोस्तों आपको हमेशा अपडेट लेने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। और दोस्तों इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले ऐसे क्वेश्चन के साथ जो पूछे गए हैं एनटीपीसी के एग्ज़ाम में। जय हिंद, ख्याल रखिएगा अपना।